नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज चैनल। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की। देश भर में कांग्रेस ने बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी सहित तमाम मुद्दों को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी प्रदेश कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बता दें कि यहां पर रोशनपुरा चौराहे से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया था। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और साथ ही पुलिसकर्मियों के बीच यहां पर नोकझोंक भी देखी गई है और वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए थे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी कहा है बीजेपी के सांसद और वित्त मंत्री को महंगाई दिखती नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार खरीद फरोख्त की राजनीति में मीडिया को भी सरकार अपने कंट्रोल में कर रही है। साथ ही साथ सहायक संस्थाएं जो ताकत यहां पर दे रही हैं विपक्ष को, उन्हें सरकार गुलाम बनाने का काम कर रही है। 8% वो लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता बने और सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, वो लोग जिसको कोर्ट ने कहा कि आप गुलाम की तरह काम करते हो, पन्ना कलेक्टर को कहा, वो कलेक्टर जिन्होंने जनपद सदस्यों को बंधक बनाया, पुलिस प्रशासन जिनने जिला पंचायत सदस्यों को उठाया, उनके ये अपने आप में उन अधिकारियों की सूची बनाना चाहिए। लोकतंत्र को कायम रखना है तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना विपक्ष का दायित्व है, करेंगे। पूरा प्रदेश परेशान है महंगाई को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर, पर सरकार ने कहा था महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम पर महंगाई दुगनी होगी। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, आपकी गैस महंगी, आम आदमी परेशान है। पर बीजेपी ये मुद्दे भुनाने के लिए विपक्ष के ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और राहुल जी और सोनिया जी को बदनाम करने का तरीका निकाला है। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के यहां पर रेगड़कट्टा गांव में अज्ञात बीमारी से हुई 61 लोगों की मौत के मामले में लगातार प्रदेश में राजनीति गरमा रही है। और आपको बता दें कि यहां पर आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने शनिवार को इस मामले में जगदलपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच चल रही खींचतान को लेकर राज्य सरकार को अपने निशाने पर लिया। साई ने कहा है कि यहां पर कोटा विधानसभा के एक गांव में इतना बड़ा मामला होता है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री स्थिति जानने बस्तर तक नहीं आते, ना कोई बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी बस्तर सुकमा तक पहुंचता है। मौतों की जांच की मांग साई ने राज्य सरकार से की है और उन्होंने कहा है कि मामले में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने की बात भी कही। साई ने राज्य सरकार पर मामले को लेकर गंभीरता न बरतने का भी आरोप लगाया। रेगड़कट्टा गांव है, 61 लोग मारे गए हैं एक आध साल में, एक दो साल में। वो बड़ा गंभीर विषय है और उसको लेकर के हम इस सरकार को कहना चाहते हैं। टीम एक पहुंचे वहां पर, एक मेडिकल टीम पहुंचे जो वरिष्ठ लोग हों, सीनियर हों और देखें कि 61 लोगों की मृत्यु बहुत बड़ी बात है। क्या कोई बीमारी पनप रहा है, क्या किसी कारण से हो रहा है, कोई पानी वानी तो गड़बड़ नहीं है, खान पान में कहीं पर कोई बात हो गई, इसकी संपूर्ण जांच करके एक हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली रैली कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कालागढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही स्थानीय विधायक रितु खंडूरी भूषण की अगुवाई में तिरंगा जागरूकता रैली निकाली गई। उन्होंने तिरंगा रैली के साथ ही यहां पर खुद भी क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को अपने घर पर देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया। शहर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए तिरंगा रैली के दौरान हाथ में तिरंगा थामे विधानसभा अध्यक्ष के नारे लगाकर रैली में मौजूद विभिन्न स्कूलों की छात्र छात्राओं और मंडल की कार्यकर्ताओं और साथ ही क्षेत्र वासियों को प्रोत्साहित किया है। सभी लोग हाथों में तिरंगा थाम कर चल रहे थे और एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। रैली में छात्र छात्राओं और साथ ही लोगों की तरफ से प्रेरक नारे लगाए गए और साथ ही लोगों को यहां पर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का भी संदेश दिया गया।
रैली में वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। मैं इस तिरंगा यात्रा को आज निकालने पहुंची थी। हमें सबको बहुत गर्व है कि हम भारत के निवासी हैं, इस देश के वासी हैं और आज बहुत प्रसन्नता हुई मुझे कालागढ़ में बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, कालागढ़ के रहने वालों के साथ आज हमने यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली। अपने झंडे का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान आज हमने दोबारा से अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा दोबारा से झंडे के प्रति समर्पित की है। उसके नैनीताल में 10 अगस्त से स्वर्गीय निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है और जिसमें यहाँ पर रंगमंच की कलाकारों के साथ ही फिल्मी सितारों का भी जमावड़ा लगेगा। इस बार फिल्म फेस्टिवल के दौरान गंगापुत्र, बटरफ्लाइवो और सुबह आपको बता दें कि यहाँ पर कशमकश, गफलत समेत 30 फिल्में दिखाई जाएंगी और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि नए फिल्मकारों को भी इस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्मों का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। नैनीताल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए फिल्म निर्देशक अनिल दुबे ने बताया कि इस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमोल पालेकर और साथ ही एक्टिंग आइकॉन का भी अवार्ड सोनाली कुलकर्णी दिया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान ही यहाँ पर निर्मल पांडे के सपनों को साकार करने की भी पहल है। आपको बता दें कि निर्मल पांडे ने रंगमंच से निकलकर फिल्मी दुनिया में नैनीताल का नाम रोशन करते हुए कई हिट फिल्में भी दी हैं। निर्मल पांडे की पहाड़ में कुछ करने लगातार उनकी कोशिश रही और उसी जो है वो कोशिश उनकी अधूरी रह गई थी। तृतीय निर्मल पांडे स्मृति फिल्म फेस्टिवल में हम लोग नई प्रतिभाओं को मौका दे रहे हैं और इसमें लगभग 30 फिल्मों की स्क्रीनिंग होने जा रही है। इसी के साथ इस साल हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड श्री अमोल पालेकर जी को दे रहे हैं। एक्टिंग आइकॉन का अवार्ड हम सोनाली कुलकर्णी जी को दे रहे हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे संरक्षक और विशिष्ट अतिथि रहेंगे रोहिताश गौर, जो निर्मल भाई के क्लासमेट भी थे, बैचमेट थे एनएसडी के। उसके अलावा आशिष चतुर्वेदी जी हमारे बहुत अच्छे कलाकार जो हैं वो रहेंगे मुख्य अतिथि। डॉक्टर और प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही यहाँ पर योजनाओं के साथ ही केंद्रीय योजनाओं को जोड़कर सरकार लगातार प्रदेश में विकास कार्यों की यहाँ पर नीतियों को लगातार आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों को लेकर जाने के लिए यहाँ पर प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन आगामी दिनों में राज्य स्तर पर कुछ नई योजनाओं पर भी काम करने जा रही है। बीते रोज देहरादून में पीसीयू की यहाँ पर बैठक में 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला हुआ है। बैठक में सर्वसम्मति से यहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि सरकारी और साथ ही गैर सरकारी कार्यालयों में पीसीयू के माध्यम से स्टेशनरी की यहाँ पर जाएगी और साथ ही गंगोत्री का गंगा जल अब उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन पीसीयू के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाने की तैयारियां की जा रही हैं। अमृत महोत्सव वर्ष में मोदी जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में एक सहकारिता को बहुत आगे ले जाने की जो योजना है, उसके तहत कल पीसीयू की एक बैठक प्रबंध समिति की देहरादून में हुई। उसमें बहुत सारे निर्णय हुए, जिसमें पीसीयू का प्रशिक्षण अभियान, पीसीयू का जो परिसंपत्ति विवाद था उसका निपटारा हो चुका है, वो हमें मिलने वाली है। और चलिए बात अब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के क्षेत्र की करेंगे। सरकार बेहतर शिक्षा के दावे कर रही है। प्राइवेट की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को भी मॉडल बनाने में जुटी है, पर गरियाबंद में एक ऐसा स्कूल भी है जो पिछले 5 साल से चंदे के सहारे चल रहा है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मिट्टी और कवेलू से तैयार ये कच्चा मकान दिखने में भले ही सामान्य झोपड़ी लग रहा होगा, पर ये मैनपुर के बीहड़ जंगल में बसा गांव इचिरादी और ग्रामीणों के लिए शिक्षा का मंदिर है। इस गांव की आबादी 150 की है, जहां पर 32 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लगातार मांग के बाद भी जब स्कूल नहीं खुला तो ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर मिट्टी का कच्चा मकान तैयार किया। प्रति महीने पढ़ाने वाले गुरुजी भी उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं।
जिसे प्रति महीना चंदे से ही मेहनताना दिया जाता है। कैसा स्कूल का संचालन कर रहे हैं और कैसा अभी इसको चला रहे हैं? यहाँ गांव के वालों हमन सब सरकार बाट लेते तो कोई सरकार हमन मतलब नहीं जानते। तब वक्त बाद में हम गांव वाले मन बनाए हन स्कूल, टिन्ना सब अगर ईटा ईटी सब मारे हन साहब जी। तो वहाँ अगर कारण से सरकार से जाए था तो कोई नहीं मिलते, तो मिल नहीं करते का गांव वाले एक जन लड़का लग पढ़ी से आए तो बोला शिक्षित हो जाए कह के बच्चे का से जन सेवा हमन मन करता। कितना साल से चला था? यहाँ 3 साल के हो गए हैं सर। 3 साल से ऐसे चला? हाँ ऐसे चला थे। कितना बच्चे हैं यहाँ पर? बच्चे 46 रहे थे। ये स्कूल कब से आप लोग चला रहे हो और स्कूल का भवन कैसे तैयार किए, क्या कैसे बनाए? स्कूल हमन मान पहली जाके मुख्यमंत्री तक लेके वन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल वहाँ जाके आरबीसी खोलिस। आरबीसी खोल के 3 साल चले आरबीसी स्कूल। ओकर बाद सब सामान मिल के ओकर बाद बंद कर दे रही। बंद करने के बाद फिर गांव वाला हमार सब गांव वाला बस्ती के सब आदमी होके फिर ये करके स्कूल कैसे छोड़ दे कह के ज़बरदस्ती करके आए कि हमर मन तुरंत ही स्कूल बनाए हन अपने मेहनत में बनाए के। गांव के लड़का मन कोई पढ़ी नहीं, हमारे गांव के बाहर जाके वही लड़का मन ला फिर यहाँ पढ़ाओ और लड़का बच्चे मन ला शिक्षित करो। कोई दिन भी तो बन ही है कि हमार मन ज़बरदस्ती में मतलब गाँव ला आगे बढ़े ला कोशिश करे हैं। ये गांव साइबिन कछार पंचायत के अधीन आता है, जो 3 किलोमीटर दूरी पर है। गांव से पंचायत मुख्यालय जाने के लिए भी पगडंडी का सहारा लेना होता है। जंगली जानवरों से खतरा होने के कारण अभिभावक अपने मासूमों को दूर भेजना नहीं चाहते थे। 5 साल पहले हर उस सरकारी चौखट तक ग्रामीण पहुंचे जहां से उन्हें स्कूल खोलने का भरोसा था। मांगे पूरी नहीं होते देख ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से स्कूल खोलने का फैसला लिया। हालांकि इन बच्चों के नाम पंचायत मुख्यालय में दर्ज स्कूल में कराया गया है, पर पढ़ाई का काम चंदे के गुरुजी चंदे से तैयार भवन में करवा रहे हैं। बताओ, आप कब से यहाँ पढ़ा रहे हो और बच्चों को पढ़ाते हो, क्या मेहनताना मिलता है, क्या है बताओ? यहाँ से जब से यहाँ स्कूल बना हुआ है ना, गांव वाले चांदा करके स्कूल बनाए हैं, तब से यहाँ मेरे को पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे को यहाँ बच्चों को पढ़ाने से शिक्षित मिलता है और जनसंख्या भी मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ पढ़ाने के लिए रुचि हूँ। बच्चे को पढ़ाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं बच्चे लोग, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, बहुत मेरे को भी रुचि मिलता है पढ़ाने में यहाँ स्कूल में। तो ये बच्चे को पढ़ाते हैं तो इसके बदले क्या देते हैं आपको, या स्वेच्छा से पढ़ा रहे हैं? नहीं, मेरे गांव वाले बोले हैं तो आप बोले कि मेरे को अब तो यहाँ स्कूल खुल गए, सर लोग भी नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ थोड़े थोड़े करके पढ़ाते जाओ। तो मेरे को मैं बोले ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ गांव में, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है गांव तरफ से। तो मैं बोले सरकार को कुछ दिन बोलेंगे तो मिल जाएगा, तो मिलेगा कुछ भी, ऐसे बोल के बोले। तो बोले गांव वाले ठीक है आप करते रहो, आपका सेवा करते रहो। ठीक है, मैं बोला जन सेवा करता ही रहूँगा, मेरे गाँव के बच्चे को थोड़ा शिक्षित हो जाए, अच्छा रहें, अच्छा पढ़ें। हम तो पढ़ाने नहीं जा सकते ना दूसरे जगह, तो यहाँ गांव में पढ़ेंगे ऐसे बोल के गांव के बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? संतराम हमारा काम है सर। हाँ, हमन मन गांव तरफ ले संचालन करात हन। बच्चा मन के बारे में कोई तो सरकार नहीं सुने, तो हमन स्कूल ला पे बनाए हन पैसा में। हाँ, गांव तरफ ले चांदा करके। हाँ चांदा करके। कितना साल से चला था? 3-4 साल हो गई। हाँ। अब सवाल इस बात का उठता है कि सरकार जो बड़े बड़े लाख दावे करती है और शिक्षा के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट घोषित किया जाता है, तो उस बजट का क्या हो रहा है? सवाल ये भी उठता है कि जब आपको जनता से वोट चाहिए होते हैं, तब आप जनता के द्वार पर पहुंचकर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं जो बड़े बड़े दावे कर जनता से फिर चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं? ऐसे में सवाल इस बात का भी उठता है कि क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया? सवाल ये भी उठता है और चीख चीख कर मासूमों का भविष्य भी पूछ रहा है, कहाँ हैं हमारे जनप्रतिनिधि और हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है, और हमारे भविष्य को क्या ऐसे ही संवारा जाएगा? तमाम सवाल हैं, इन्हीं सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है।
एक तरफ सरकार पढ़ाई को बेहतर बनाने आत्मानंद जैसे स्कूल का मॉडल तैयार कर रही है, दूसरी ओर जनजाति के लोग आज भी सरकार की इस फैसिलिटी से लैस हैं, संस्था से कोसों दूर बसे हैं। वजह जो भी हो, पर अब तक प्रशासन से इचरादी की दूरी सिस्टम का मुंह चिढ़ा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार भी मौन धारण किए हुए हैं। अब देखना और समझना ये होगा कि कब तक शासन और प्रशासन इन लोगों की समस्या का समाधान कर पाता है। देखना और समझना ये भी होगा कि सरकार कब तक कदम उठाकर इन मासूमों के लिए पक्के स्कूल का निर्माण करवाती है। गरियाबंद से मनमोहन नेताम की रिपोर्ट।